जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। आज 4 सितंबर को एनडीए का सेकेंड वाला सेट हुआ है। एनडीए सेकेंड एक हुआ था आपका अप्रैल में और एनडीए सेकेंड हुआ है आज 4 सितंबर 2022 को। और इसमें जो 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के पूछे गए थे उन्हीं का सलूशन लेकर के इसमें मैं आप लोगों के सामने हूं। और चलिए देखते हैं हम लोग आपने जो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसमें आपके कितने सही जाते हैं। और केवल आंसर बताने का सेशन नहीं है, इसमें मैं आप लोगों को आंसर विद रीज़न डिटेल एनालिसिस के साथ कंप्लीट सोल्यूशन 100% एक्यूरेसी के साथ देने जा रहा हूं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप शुरू करिए, अपना पेपर उठा लीजिए, पेपर अपना अपने हाथ में ले लीजिए और हम शुरू करने जा रहे हैं। ये आंसर सेट नंबर मुझे नहीं पता है, क्वेश्चन नंबर आप मिला लीजिएगा। स्पॉटिंग एरर सबसे पहले यहाँ शुरू हो रही है और आपका सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1 स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या एरर होती है। देखिए पढ़िए, आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फेलिंग, नॉट इन नेवर फेलिंग बट इन, यहाँ देखो बट लगा हुआ, बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। तो एक्चुअली ये फॉलिंग का अपोजिट चाहिए हमें। यहाँ लिखा है फॉलिंग, उसके बाद बट लगा दिया, बट के बाद यहाँ लिखा है रेजिंग। अच्छा, यहाँ रेजिंग नहीं, फॉल के साथ में अगर आपको बट मिल जाता है तो फॉल बट के साथ आपको यूज करना चाहिए था राइज। ठीक, तो यहाँ जहाँ रेजिंग लिखा हुआ है ये रेजिंग की जगह पर आपको राइजिंग लिखना चाहिए। तो रेजिंग इज एन इनकरेक्ट वर्ड फॉर इन अगेंस्ट फॉलिंग, दिस शुड हैव बीन राइजिंग। करेक्ट आपका आंसर हुआ कि इसमें सी, इसमें आपकी एरर वाला पॉइंट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है इसमें एरर। और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि रहीम वाज वन ऑफ दैट सेलेक्टेड फॉर द अवार्ड। रहीम उन लोगों में से एक था जिनका अवार्ड के लिए सिलेक्शन हुआ था। तो वन ऑफ द के बाद नाउन और प्रोनाउन प्लूरल यूज किया जाता है। मैंने आप लोगों को नाउन वाले पार्ट में पढ़ाया था कि वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल होगा। तो वन ऑफ के साथ हमें प्लूरल यूज करना है। और ये जो दैट लिखा है ये दैट होना चाहिए था दोज। ठीक, वन ऑफ दैट नहीं, वन ऑफ दोज। ठीक है ना, समझ में आया। तो इसमें किस में एरर हो गई, आपकी ए में हो गई एरर। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सुजिनी हैज़ मेट हर ओल्ड फ्रेंड। टेंस का ध्यान रखना, यहाँ हैज के साथ मेट लगा है। सुजिनी हैज मेट हर ओल्ड फ्रेंड गुरु बिफोर सी शिफ्टेड टू हैदराबाद 2 years एगो। ये आप 2 years एगो पकड़ लीजिए। मैंने आपको टेंस जब पढ़ाया था कि यस्टरडे लगा होता है तो हमेशा वो टेंस पास्ट इंडेफिनिट होता है। 2 years एगो लगा हुआ है, एगो या बिफोर के साथ अगर कोई टाइम दिया हो तो पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। और ये हैज मेट गलत हो गया, यहाँ पर क्या होना चाहिए, मेट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको वो टॉपिक पढ़ना है तो टेंस मैं इसके लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो टेंस वाला टॉपिक भी आप लोग देख लीजिएगा। हूबहू उसी से ये सेंटेंस पकड़ लिया गया है। ठीक, अब नेक्स्ट में आ जाओ 4। देखो मैं केवल आंसर नहीं बताऊंगा, मैं आपको आपका आंसर क्यों ये सही होगा उस कारण के साथ बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दिस मॉन्यूमेंट happens to be one of the old monument in the city। फिर वन ऑफ द का क्वेश्चन आ गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल में आना चाहिए। तो यहाँ वन ऑफ द लिखा हुआ है, वन ऑफ के बाद द के बाद जो ओल्ड मॉन्यूमेंट है दैट शुड हैव बीन ओल्ड मॉन्यूमेंट्स। तो ये जो मॉन्यूमेंट है वो मॉन्यूमेंट्स होना चाहिए था, वन ऑफ द ओल्ड मॉन्यूमेंट्स। और आपकी एरर किस में है, बी में। चौथे वाले की का आंसर क्या होगा, बी होगा। अब आ जाओ 5th में। अमित टोल्ड टू दिव्या, देखो यही गलत हो गया, इनडायरेक्ट बनाया गया है तो टोल्ड के बाद टू नहीं लगता। आगे लिखा है दैट ही वुड कम विद रिवर, ये सब छोड़ दो, आपको एरर यही मिल गई। इनडायरेक्ट देखो दैट से कनेक्टेड है, इनडायरेक्ट बनाया है। अमित टोल्ड टू दिव्या, तो टोल्ड के बाद ये टू नहीं लगाया जाता, आपके ए वाले पार्ट में एरर हो गई। ठीक है, अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ते हैं। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहे हैं, कंडीशनल का है।
मैंने आपको कंडीशनल की भी एक वीडियो दे डाली है, ठीक है, आप देख लीजिए। अभी कुछ दिन पहले ही आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए मैंने कंडीशनल्स का वीडियो और प्रैक्टिस सेट दोनों बनाया था, और ये एक कंडीशनल का क्वेश्चन है। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इफ़ यू हैव आस्क्ड मी, तो इफ़ के साथ ये हैव आस्क्ड प्रेजेंट में आ गया। फॉर द ट्रूथ आई वुड हैव टोल्ड यू, यहाँ वुड हैव के साथ टोल्ड लगा, दूसरे पोर्शन में वुड हैव के साथ टोल्ड लगा है, तो ठीक। और यहाँ लिखा है दैट टाइम, दैट टाइम का मतलब पास्ट की ओर जा रहा, ये वुड हैव भी पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, ये दैट टाइम भी पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो हैव आस्क्ड है ये होना चाहिए था इफ़ यू हैड आस्क्ड मी, ये हैव का क्या हो जाएगा, इफ़ यू हैड आस्क्ड मी। तो आपका एरर किस में हुआ, ए में हुआ, ठीक है। कहाँ एरर मानी जाएगी, ए में। आप इसकी एरर नहीं मानेंगे, एरर इसकी मानेंगे। क्लियर हो गई बात, क्योंकि यहाँ दैट टाइम लगा हुआ है, पास्ट की ओर ले जा रहा है सेंटेंस को। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए ये वंस मोर रिलेटेड टू कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक। फिर आ गया इफ क्या होता है, कंडीशन होती है। अब इफ के साथ आप विल नहीं लगा सकते हो। टेंस में मैंने पढ़ाया था कि कंजंक्शन ऑफ कंडीशन और कंजंक्शन ऑफ टाइम के साथ हम विल शैल नहीं लगाते हैं। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, अगर आपको गलत का सही करना होता तो इफ़ आई विल बी अ मिलियन द मिलियनर, अगर मैं मिलियनर होता तो आई वुड एरेडिकेट, तो यहाँ विल बी की जगह पर क्या होना चाहिए था, इफ़ आई वर, क्या होता, इफ़ आई वर अ मिलियनर, ठीक है। समझ में आ गया। तो आपको यहाँ पे कौन सी एरर हो गई, ए में हो गई। अब आ जाओ 8 में, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन बुश, ये एक प्रावर्ब है, ठीक। ये क्या है, एक प्रावर्ब है, और इस प्रावर्ब में अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ, क्या लिखा है वहाँ पे, इज वर्थ टू इन बुश, ठीक। तो बेटर देन की जगह क्या होना चाहिए था, वर्थ होना चाहिए था। आपकी एरर किस में है, बी में है, ठीक है। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द अपॉर्चुनिटी टू अटेन फाउंडेशन लिटरली, ठीक है ना। तो द अपॉर्चुनिटी टू अटेन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड परसू a honest livelihood must be viewed as basic right of एवरी सिटीजन। एकदम बहुत मामूली सी एरर आ गई। कौन सी एरर हो गई, देखो ऑनेस्ट के पहले क्या लगा हुआ है, अ लगा हुआ है, तो ऑनेस्ट का साउंड अ से आ रहा है, इसलिए इसके पहले क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए था। एरर किस में हो गई, बी में। अब आ जाओ आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दो देयर इज प्रोग्रेस फॉर डिफरेंट डायरेक्शंस, तो व्हाई इज देयर नो ब्रदरहुड। अब इन्होंने कहा कि प्रोग्रेस फॉर डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शंस में अगर प्रोग्रेस है तो हाँ डायरेक्शंस में है, तो में के लिए क्या लगाएंगे, डायरेक्शन के लिए हम लोग इन यूज करते हैं, प्रोग्रेस इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक। तो ये थे आपके एरर के 10 क्वेश्चन, ठीक। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ठीक। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 किससे शुरू हो रहा है, एंटोनियम का। 10 क्वेश्चंस हैं, एंटोनियम से रिलेटेड हैं। चलिए फटाफट जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन 11 में दिया हुआ है, द ह्यूमन क्राइविंग फॉर कंफर्ट। तो क्राइव का मतलब होता है ना इच्छा करना, वांट, डिजायर, विश, होप। तो यहाँ होप, इसे एंटोनियम क्या होगा, लाइक तो साइनोनियम हो जाएगा, ये होगा नहीं। डिसलाइक ये एंटोनियम हो जाएगा, आपका यही आंसर होगा। डिस्कम्फर्ट बेचैनी होता है, और कॉम्प्लेसेंसी यहाँ पर इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, बी होगा। अगर आपको क्रैबिंग की मीनिंग पता है, क्रैब का मतलब क्या होता है, इच्छा करना, चाहना कोई चीज़ पाने के लिए। तो अगर कोई चीज़ आप चाह रहे हैं पाने के लिए, क्रैब कर रहे हैं, इसका मतलब आपको वो लाइक होगी तभी तो आप उसको क्रैब करेंगे। इसका मतलब इसका एंटोनियम क्या हो गया, डिसलाइक हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में है बच्चा, हिज राइटिंग्स ऑन द सब्जेक्ट आर ऑब्स्क्योर। ऑब्स्क्योर का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, नॉट क्लियर, ठीक। ऑब्स्क्योर का मतलब क्या हुआ, नॉट क्लियर। नॉट क्लियर के लिए हमें अपोजिट में लगाना पड़ेगा क्लियर। तो मर्की क्या हो गया, साइनोनियम, ये नॉट क्लियर होता है, वेज का मतलब नॉट क्लियर साइनोनियम हो गया, ऑब्वियस का मतलब हो गया क्लियर। तो यही आपका एकदम सीधा सीधा एंटोनियम हो गया। अनसर्टेन का मतलब भी अस्पष्ट होता है, तो ए, बी और डी साइनोनियम हो जाते हैं। ऑब्वियस आपका मीनिंग हो गया क्लियर, तो ये आपका एंटोनियम हो गया। 12वें का सी हुआ। अब आ जाओ 13 नंबर पे। 13 में क्या है,
कि द अचीवमेंट्स ऑफ द टीम हैव बीन मोनूमेंटल इन द लास्ट 10 ईयर। हमारी टीम की जो अचीवमेंट्स है पिछले 10 सालों में मोनूमेंटल रही हैं। मोनूमेंटल का मतलब बहुत बड़ी, स्मरणीय, मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट हमने हासिल किया है। तो मोनूमेंटल का मतलब हुआ बहुत बड़ा, और इनार्मस का मतलब बहुत बड़ा साइनोनियम हो गया, मेमोरेबल का मतलब साइनोनियम हो गया बहुत बड़ा, स्ट्राइकिंग का मतलब बहुत बड़ा साइनोनियम हो गया। अनइम्प्रेसिव का मतलब क्या हुआ, महत्वहीन, बिना किसी काम का नहीं। तो यही डी होगा आपका आंसर, क्योंकि यही होगा उसका एंटोनीम। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा कि हिज फ्रेल अपीयरेंस। तो यहाँ फ्रेल का मतलब क्या होता है, वीक, कमजोर, ठीक है, नाजुक सा। अपीयरेंस वाज कंसिडर्ड मेरिट, उसके लिए वो अच्छाई का काम करती है। तो वीक, कमजोर हो गया साइनोनियम हो गया, डेलिकेट, नाजुक हो गया साइनोनियम ही हो गया। स्टर्डी का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। स्टर्डी का मतलब स्ट्रॉन्ग। वीक का अपोजिट यही होगा स्टर्डी, और बिग बड़ा साइज के लिए लगता है। स्टर्डी और बिग में अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहा हो तो आप समझ लीजिएगा स्टर्डी क्या होगा, ताकत के लिए यूज किया जाता है, और बिग साइज के लिए यूज किया जाता है। फ्रेल क्या होता है, साइज के लिए नहीं होता, ताकत के लिए है। ये वीकनेस है, कमजोरी है, तो स्टर्डी ही इसका सटीक एंटोनियम होगा, इसलिए आपका आंसर सी होगा। अब आ जाओ 15 में। द नॉवेल डिपिक्ट्स, ठीक, द नॉवेल डिपिक्ट्स द हैप्लेस स्टेटस। हैप्लेस का मतलब क्या हुआ, अनफॉर्चुनेट। क्या हो गया, हैप्लेस का मतलब दुर्भाग्य, बैड लक, या अनफॉर्चुनेट कहते हैं हैप्लेस को। तो बैड लक का अपोजिट क्या होगा, आ जाओ। रेस्ट का मतलब क्या हुआ, ये बैड लक ही हो जाता है। दयनीय, मिजरेबल का मतलब भी होता है दुखी, दयनीय। रूरल माने ग्रामीण हो जाएगा, ये दोनों साइनोनियम हो गया, इसका रिलेशन नहीं है। फॉर्चुनेट मतलब भाग्यशाली, यही आपका अपोजिट हो गया। तो 15 में क्या हो गया, डी हो गया। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 16। अब हम लोग कहाँ आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो थोड़ा और छोटा कर देते हैं, ये आपका ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। यहाँ से हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। और देखियो ये लिखा हुआ है कि हर आइडियाज हैव ऑलवेज बीन एसेंट्रिक। यहाँ क्या लिखा है, एसेंट्रिक। आपको ठीक ठीक दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो मेरे बोलने से समझ लीजिए, ये है एसेंट्रिक। एसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, सनकी, एबनॉर्मल होता है। तो स्पेशल का कोई लेना देना नहीं, स्ट्रेंज का कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे नॉर्मल, अगर एसेंट्रिक एबनॉर्मल होता है तो नॉर्मल उसका एंटोनियम हो जाएगा, लोकल का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ठीक। बाकी सबकी मीनिंग आप जानते हैं, तो इसका भी आंसर 16 का क्या हो गया, सी, ठीक है। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 क्या कह रहा है, देखो, द लैंड अपीयर्स टू बी पार्च्ड। पार्च्ड का मतलब क्या हुआ, पार्च्ड का मतलब होता है भुना हुआ, ठीक है। भुट्टा वगैरह, चना वगैरह आप भुनवाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, जो भुना हुआ होता है उसको कहते हैं पार्च्ड। तो ड्राई का मतलब वही सूखा हुआ होगा, डेसिकेटेड का वही मतलब हो जाएगा, स्कॉच्ड का मतलब झुलसा हुआ हो जाएगा। तो ये सब क्या हो गया, साइनोनियम। वेट का मतलब गीला, यही आपका एंटोनियम हो गया। तो 17 में वंस मोर सी, भरमार है अब की बार सी के आंसर की। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। क्या है 18, द न्यूली मेड रोड वाज स्मूथ। अभी जो नई नई रोड बनाई गई है वो क्या होगी, बड़ी ही स्मूथ थी। स्मूथ का मतलब सीधी, प्लेन, चिकनी, सीधी, प्लेन और चिकनी। अब एक वर्ड दिया हुआ है रटेड। रटेड का मतलब क्या हुआ, लीक वाला, मतलब क्या हुआ, इसमें कुछ लीक हो रहा था, तो इसका कोई मतलब नहीं है। डेंजरस, खतरनाक हो गया। स्मूथ का अपोजिट क्या हो गया, खतरनाक। तो यहाँ खतरनाक सेफ से कोई लेना देना नहीं है। वाइंडिंग का मतलब क्या हुआ, वाइंडिंग माने ऐसे 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 ऐसे, तो ये फिर स्मूथ नहीं होगी। जो वाइंडिंग होगी वो स्मूथ नहीं होगी। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा वंस मोर सी, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या है, प्लेंटीट्यूड। प्लेंटीट्यूड का मतलब होता है एक्सेस, किसी चीज की बहुत ज्यादा अधिकता, अबंडेंस, या आप कह सकते हो इसको एक्सेस, किसी चीज की अधिकता, मोर देन नीडेड। प्लेंटीट्यूड इज वन मेजर कॉज फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो अबंडेंस क्या हो जाएगा, साइनोनियम। इनसफिशियंसी का मतलब अभाव, कमी, लैक। इनसफिशियंसी क्या हो जाएगा, लैक, और यही आपका एंटोनियम होगा। अब की बार बी हो गया। एम्पल क्या हो गया, साइनोनियम। प्लेथोरा माने अधिकता, साइनोनियम। तीन साइनोनियम है, एक एंटोनियम है। इनसफिशिएंट आपका आंसर हो गया सही। 29 में एक बार फिर बी आ गया, ठीक। अब की बार लीक से टूटा, सी लगातार हो रहे थे, इस बार हुआ बी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 में। द स्कॉलर कोटेड। स्कॉलर कोई विद्वान व्यक्ति थे, कोटेड इररिफ्यूटेबल। इररिफ्यूटेबल, जरा मीनिंग देखो, रिफ्यूट की,
रिफ्यूट, ओरिजिनल वर्ड क्या है? रिफ्यूट। रिफ्यूट का मतलब होता है किसी चीज का खंडन करना, खंडन करना। कोई चीज है, कोई बात कही गई, उसका खंडन करना। खंडन करना का मतलब उस चीज को आप मान नहीं रहे हो, डिनाई कर रहे हो, ठीक। तो रिफ्यूट का रिफ्यूटेबल। अब इसके पहले अगर आई आर लगा दिया प्लस करके, इसके पहले प्रीफिक्स लगाते हो तो इसका अपोजिट हो जाएगा। रिफ्यूट का अपोजिट होगा इररिफ्यूटेबल। इररिफ्यूटेबल का मतलब क्या हुआ? अब रिफ्यूट मतलब खंडन करना, तो इररिफ्यूटेबल मतलब जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। तो जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है, इसका एंटोनियम क्या होगा? जिसका खंडन किया जा सकता है, ठीक। अगर इसका इर निकाल दें तो हमारे काम का क्या बचेगा? रिफ्यूटेबल। इररिफ्यूटेबल एंटोनियम बनाए हैं, एर निकाल दो, रिफ्यूटेबल की जो मीनिंग होगी वही आपका आंसर होगा। तो ओवरवेलमिंग का मतलब विचलित करने वाला होगा नहीं। अनडिनाइबल, हम जिसको इनकार नहीं कर सकते, तो अनडिनाइबल रिफ्यूटेबल की साइनोनियम मीनिंग हो जाएगी। सर्टेन, सर्टेन मतलब भी तो रिफ्यूटेबल नहीं होगा, फिर क्वेश्चनेबल हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चनेबल मतलब जिस पर हम सवाल कर सकते हैं, जिसका खंडन कर सकते हैं, तो क्वेश्चनेबल आपका हुआ सही आंसर इस बार डी हो गया, ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 में, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21, और ये किस चीज से रिलेटेड है एक बार देख लीजिए आप। इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो 21 से लेकर 30 तक हम लोग किस दुनिया में रहेंगे? इडियम्स एंड फ्रेजेस की दुनिया में रहेंगे। थोड़ा छोटा कर देता हूं, कंफर्टेबल रहेगा देखने में। अब आ जाओ आप अपना आंसर देखो। पहला क्वेश्चन, अ क्वियर फिश। अ क्वियर फिश का मतलब क्या होता है? एक स्ट्रेंज पर्सन, ठीक। क्या पर्सन? एक स्ट्रेंज पर्सन। तो ये आपका स्ट्रेंज पर्सन हो गया, ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, ईट लाइक अ बर्ड। ईट लाइक अ बर्ड। अब देखो इसके पहले वाला देख लो, जस्ट इसके पहले वाला देख लो, ये किस पर है? फिश पर है, एनिमल पर। ज्यादातर इडियम आपसे किस में पूछे गए हैं? एनिमल्स पर। और मैंने एनिमल्स पर इडियम का एक वीडियो बना रखा है जिसमें ढेर सारे एनिमल्स हैं। फिश पर मैंने बनाया है, ठीक है। तो या एक एनिमल वाला पूरा का पूरा एपिसोड ही दिया था, कलर पर, एनिमल पर, बर्ड्स पर, इंसेक्ट्स पर पूरा का पूरा दिया था, ठीक। आप लिंक में देख लीजिएगा, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के उसका लिंक दिया होऊंगा मैं, ठीक है। तो एडियम्स पर मैंने ढेर सारे मेरे बताए हुए उन एडियम्स के, एनिमल्स के एडियम्स में से ढेर सारे क्वेश्चन, जैसे मैं गिना दे रहा हूँ। एक ये मेरे उसी में जो मैंने बताया था उसी में से आया है। दूसरा आपका है ईट लाइक बर्ड, ये भी मैंने बता रखा है, उसी वीडियो में है। ईट लाइक बर्ड का मतलब चिड़िया के जितना खाना। तो चिड़िया दाना चुगती है, मतलब बहुत कम खाती है। तो क्या हो गया? ईट वेरी लिटिल, ठीक है। अब आ जाओ तीसरा है लॉक हॉर्न्स। तो लॉक हॉर्न्स का मतलब क्या होता है? आप लड़ने के लिए तैयार हो, फाइट के लिए रेडी हो। तो फाइट के लिए रेडी होने का मतलब क्या हुआ? बिलाई का बुल होगा नहीं। आर्गू अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के लिए आप आर्गू बहस करने के लिए तैयार हैं। एग्री होगा नहीं। थिंक अबाउट हॉर्न्स होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया? आप फाइट के लिए, लड़ने के लिए तैयार हैं, तो आर्गू करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अब आ जाओ अर्ली बर्ड, ये भी मेरे उस वीडियो में है। अर्ली बर्ड, बर्ड पर मैंने जो बनाया था। अर्ली बर्ड का मतलब क्या हुआ? अर्ली बर्ड का मतलब हुआ कि जो सबसे पहले आता है, जो सबसे पहले पहुंचता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट अराइवल, आंसर डी हो गया, ठीक। अब आगे आ जाओ, बी इन द पिंक। मैंने कलर पर जो मुहावरे कराए थे उसमें भी ये है, तो ये भी मेरा कराया हुआ है। इसका मतलब कि इसमें से 3-4 ऐसे मिल गए जो मैंने कराए हैं। तो बी इन द पिंक का मतलब क्या हुआ? टू बी वेरी हेल्दी। आप पिंक हेल्थ में होने का मतलब आप बहुत हेल्दी हैं, बहुत स्वस्थ हैं, ठीक। अब आगे आ जाओ। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, बी इन द रनिंग। बी इन द रनिंग का मतलब हुआ किसी चीज़ में आपको अवार्ड मिलने वाला है, कोई कंपटीशन हुआ है और आप भी अवार्ड विनिंग की रेस में हैं, मतलब यू आर एक्सपेक्टेड टू विन द प्राइज। तो आप क्या हो जाएंगे? इन वेरी बैड स्टेट, बिल्कुल नहीं। इन पावरफुल पोजीशन, ये भी नहीं। इन गुड पोजीशन टू विन, ये होगा आपका इन गुड पोजीशन टू विन। आप उम्मीद है कि आप मेडल जीत जाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ सी चेंज 27। सी चेंज का मतलब क्या हुआ? बहुत, अगर समुद्र बदल गया तो इसका मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो ये होगा आपका आंसर कंप्लीट चेंज। अब आगे आ जाओ, पर्ल ऑफ विजडम। अब पर्ल ऑफ विजडम का मतलब क्या हुआ? एकदम गोल्डन एडवाइस, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत कीमती सलाह। तो यहाँ क्या होगा? ये हो गया एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस, बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट सलाह। ये होता है पर्ल ऑफ विजडम। वी इन द सेवेंथ हेवन का मतलब हुआ आप 7वें आसमान पर हैं। इसका मतलब बहुत खुश हैं, यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी। ये हुआ आपका डी में। और आया आपका क्वेश्चन नंबर 30, बी इन द रेड का मतलब हुआ आप कर्जदार हैं।
एक्चुअली बी इन द रेड का मतलब होता है आपकी इनकम कम है, आपके खर्चे ज़्यादा है। मतलब एक अब अगर गाने में बोलें तो आपकी है आमदनी 98 और आपका खर्चा है रुपया। तो इसका मतलब क्या हुआ, टू ओ मनी टू अ बैंक। तो इसमें आप कर्जदार तो हैं, लेकिन और ऑप्शन देखते हैं, गेट मनी फ्रॉम वंस फैमिली बिल्कुल नहीं, टू बी इन डेंजर ये भी नहीं होगा, इन द फेवर ऑफ नीडी पर्सन ये भी नहीं होगा। तो यही होगा, आप बैंक के कर्जदार हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके 30 क्वेश्चन। और अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 कहाँ से शुरू हो रहा है, किस टॉपिक पर है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ठीक, और इस पर भी मैंने आप लोगों को खूब प्रैक्टिस करवाई है और खूब क्वेश्चंस करवाए थे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31। 31 में देखो सबसे पहले क्या लिखा है, टू बी सक्सेसफुल। टू बी सक्सेसफुल व्हाट इट इज, आगे लिखा एज अ ह्यूमन बीइंग, फिर लिखा है हैव यू एवर कंसीडर्ड। ठीक है, तो इसकी शुरुआत आप किससे कर सकते हो, तो किससे शुरुआत कर सकते हो। अब आपको यहीं से, यही क्वेश्चन है ना, इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ हैव यू एवर कंसीडर्ड, क्या आपने कभी सोचा है, क्योंकि व्हाट इट इज के बाद ही लगेगा टू बी सक्सेसफुल। ठीक, क्यों के बाद पी लगाना हमारी मजबूरी है, क्यों के बाद पी लगाना होगा, क्योंकि व्हाट इट इज टू बी अ सक्सेसफुल, टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, तो एक मैंडेटरी पेयर, फिक्स पेयर होता है क्यू, व्हाट इट इज टू बी सक्सेसफुल 1 और 2, ये आपको लगाना है। तो क्यू के बाद पी लगाना हमारी मजबूरी है। क्यू पी के पहले क्या लग सकता है, तो क्यू पी वाला ऑप्शन कहाँ है, एक इसमें क्यू पी है और इसमें क्यू पी है, इसमें क्यू पी है नहीं, इसमें क्यू पी है नहीं, हटा दो। अब इसमें हमें क्या करना होगा कि क्यूपी में, इस वाले में, बी वाले में क्यूपी के साथ क्या दिया हुआ है, क्यूपी के साथ दिया है आर। तो आर से सेंटेंस क्या स्टार्ट हो सकता है, एज अ ह्यूमन बीइंग। एज अ ह्यूमन बीइंग से सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं होगा। सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, हैव यू एवर कंसीडर्ड, क्योंकि जब ये क्वेश्चन होगा हैव यू एवर कंसीडर्ड, उसके बाद ही लगाओगे। ये सवाल, ये एक क्वेश्चन है और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा, तो इससे स्टार्ट करके इस पर पहुँचना है। आपका स्टार्टर होगा, आपका स्टार्टर क्या होगा, एस होगा, ना कि आर। ठीक है, आप आर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक, ये होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, तो एस के बाद क्यूपी लगाना पड़ेगा। आपका आंसर क्या हो गया, ए वाला हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 32 में क्या है, देयर इज इन ऑल इंस्टेंस अ सिंगल, देयर इज इन ऑल इंस्टेंस अ सिंगल। अ सिंगल कंप्लीट नहीं हो रहा है, मतलब क्या हुआ, पी से एंड नहीं हो सकता, किसी में है नहीं। सरेंडर टू द आइडिया दैट, सरेंडर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके लास्ट में दैट लगा है। ठीक, अब किसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, ये देखियो लिखा है विलिंग टू, लास्ट में किसके, एस के लास्ट में टू लगा है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यानी कि एस के बाद हमें क्यू लगाना ही लगाना है। अब एस के बाद क्यू किस में दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है एस के बाद क्यू, और किसी में देख लेंगे, यहाँ दिया है एस के बाद क्यू। लेकिन अगर इस वाले से हम करते हैं, क्यू के लास्ट में क्या लिखा हुआ, दैट लिखा हुआ, एंड नहीं, ये एंड में क्यू नहीं आ सकता, मतलब ये कट गया। यहाँ एस के बाद क्यू है नहीं, यहाँ एस के बाद क्यू है नहीं, ये दोनों अपने आप कट गए। अब आपके पास एक ऑप्शन बच रहा है डी वाला। ठीक, तो ऐसे आप स्टार्ट शुरू कर सकते हैं। अब आप पूरा सेंटेंस पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। मेनी पीपुल टुडे आर विलिंग टू सरेंडर टू द आइडिया दैट, दैट के बाद आप क्या करोगे, दैट के बाद आप जाहिर सी बात है पी लगाओगे, दैट देयर इज इन ऑल इंस्टेंसेस अ सिंगल अथॉरिटेटिव ट्रुथ टू बी डिस्कवर्ड एंड डिफेंडेड, यहाँ खत्म हो रहा है। क्लियर हो गया, तो आपका आंसर कौन सा हुआ, इसका आपका आंसर हो गया इसमें ये वाला, डी वाला। ठीक है, एस क्यू पी आर, क्योंकि आर से ही एंड कर पाओगे। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर, और ये रहा आपका 33 आपकी स्क्रीन पर, और इसमें लिखा है फॉर योर सेल्फ। यहाँ से शुरू नहीं कर सकते, स्टार्ट नहीं दे रहा है। इफ़ यू डोंट रिफ्लेक्ट एंड अंडरस्टैंड, ये सेंटेंस इफ से शुरू हो रहा है। ठीक, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एंड रिफ्लेक्ट, अब लिखा फ्रॉम वन प्रीचर टू अनदर, फिर लिखा यू विल गो एंडलेसली। तो ये हमारा स्टार्ट, क्यू से हमें स्टार्टिंग मिलेगी, और क्या मिलेगा, दूसरा पार्ट क्या है, यू विल गो एंडलेसली। यू विल गो, गो के बाद कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, फ्रॉम वन प्रीचर टू अनदर प्रीचर, मतलब एस के बाद हमें क्या लगा लेना चाहिए, एस के बाद हमें आर हर हाल में लगाना होगा। इफ से शुरू करेंगे, क्यू हम पहले ले लेंगे। तो अंडरस्टैंड के बाद अंडरस्टैंड फॉर योर सेल्फ द इम्प्लीकेशंस ऑफ डेथ, तो हमारा क्यू के बाद पी लगना भी तय है। क्यू के साथ पी लग रहा है और एस के बाद आर लग रहा है, एस से शुरू कर नहीं सकते हैं। ठीक है,
तो क्या बना QPSR आपका 23rd वाले में। आप पढ़ के देखना चाहो तो मिला सकते हो QPSR, ये रहा आपका आंसर। मिलाना चाहो तो मिला लो। इफ़ यू डू नॉट रिफ्लेक्ट एंड अंडरस्टैंड, ठीक, अंडरस्टैंड फॉर योर सेल्फ द इम्प्लीकेशंस ऑफ डेथ, तो यू विल गो एंडलेसली फ्रॉम वन फ्यूचर टू अनदर। हो गया ना सर? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, लिखा अ लैंग्वेज रिप्रेजेंट्स। ये लैंग्वेज का काम है, तो यही हमारा स्टार्टर हो गया। सब्जेक्ट पार्ट और वर्ब पार्ट इसी में दिया है, सब्जेक्ट वर्ब इसी में है, तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे क्यू से। किसी में क्यू से स्टार्टिंग है, केवल एक में क्यू से स्टार्टिंग है। आपका आंसर हो गया QPSR। सब्जेक्ट वर्ब जिसमें होगा वही तो स्टार्ट करेगा, तो QPSR होगा। आप मिलाना चाहें तो मिला लीजिए, ठीक है। अ लैंग्वेज रिप्रेजेंट्स, लैंग्वेज रिप्रेजेंट करती है, क्या रिप्रेजेंट करती है? आप एंड से तो शुरू कर नहीं सकते हो, तो क्यू के बाद आर तो लगने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्यू के बाद पी लगाना हो। क्या रिप्रेजेंट करती है? रिप्रेजेंट करती है अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा? डिफरेंस दिखा रहे हैं, यहाँ बिटवीन लगा हुआ है और यहाँ एंड लगा हुआ, तो बिटवीन एंड का मतलब क्या हुआ? एस के बाद आर लगाना है, फिर ये आया आपका सेशन, ठीक। जो मैं पहले कहा था सब्जेक्ट पकड़ के, वही फाइनली सॉल्व करने के बाद भी निकला। अब आ जाओ 35 में, फॉर इंडियाज फ्यूचर। तो ये तो लास्ट में जा सकता है ना, भारत के भविष्य की बात कर रहे हो, तो फॉर इंडियाज फ्यूचर। अब क्या हुआ फॉर इंडियाज फ्यूचर? आगे लिखा है मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल थिंकिंग। आगे लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट के बाद फार लगेगा, तय बात है। इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज फ्यूचर, क्योंकि इंपॉर्टेंट के बाद ही फार लगा सकते हो, तो आर के बाद पी लगाना 100% श्योर है, ठीक। आगे लिखा है कि इट इज रिकग्नाइज्ड दैट, इट इज रिकग्नाइज्ड दैट के बाद ये बात कही जा रही है, इट इज रिकग्नाइज्ड। यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब लगा हुआ, ये सब्जेक्ट और वर्ब है। आप एस से स्टार्ट करोगे, एस के बाद क्यू लगाओगे। इट इज रिकग्नाइज्ड दैट मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल थिंकिंग। अब आगे लिखा है विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो हमारा हो गया, सेट हो गया, SQRP। और आ रहा आपका रहा ये SQRP। आपका आंसर क्या हुआ? डी, ठीक है। अब आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 क्या कह रहा? इन एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंसेज, एग्रीकल्चर मतलब कृषि हो गया, वेटरनरी साइंसेज जो पशु चिकित्सक होते हैं उनके लिए। थ्रू एंड हो ही नहीं सकता, थ्रू से लिखा हुआ है, तो पी से एंडिंग ही नहीं होगी, हालांकि किसी में की भी नहीं कही। विल बी एनहेंस्ड शार्पली, ये चीज़ बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ाई जाएगी। थ्रू, अब यह लिखा थ्रू, अब यह लिखा प्रोग्राम्स इंटीग्रेटेड विद जनरल एजुकेशन, तो थ्रू प्रोग्राम्स यही लगेगा, मतलब पी के बाद आर लगाना तय है। थ्रू के बाद यही कनेक्ट हो रहा है, थ्रू द प्रिपरेशन ऑफ प्रोफेशनल्स, ये होगा नहीं। विल बी इनहेंस शार्पली, तो इसका मतलब हुआ प्रिपरेशन ऑफ प्रोफेशनल्स विल बी इनहेंस शार्पली, ये हमें लगाना होगा। तो 36 में आपका जो आंसर होगा क्या हो रहा है? PR हमें लगाना है। तो PR कहाँ कहाँ मिल रहा है? इसमें PR मिला नहीं, इसमें PR मिला नहीं, इसमें PR मिला नहीं, एक ही में आपको PR देखने को मिल रहा है, और आपको P के साथ R लगाना पड़ेगा, ठीक। P के साथ R लगाना पड़ेगा। तो देखिए S से स्टार्टिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है? Q से स्टार्टिंग तो हो नहीं सकती है किसी कीमत पर, Q में विल भी लगा हुआ है, Q से स्टार्टिंग ही नहीं हो सकती, खैर किया भी नहीं है। तो मतलब अब स्टार्टिंग किससे की जा सकती है? S से की जा सकती है, S के अलावा और कोई चारा नहीं है आपके पास। द प्रिपरेशन ऑफ प्रोफेशनल्स, ये हो गया, और S के बाद आप क्या लगा दीजिए? S के बाद P लगा दीजिए। तो प्रिपरेशन ऑफ प्रोफेशनल्स कहाँ? इन द एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंस थ्रू प्रोग्राम्स इंटीग्रेटेड विद जनरल एजुकेशन। अब यह लगा विल बी शार्पली इनहेंस शार्पली। तो ये रहा आपका आंसर, कौन सा होगा? C वाला, ठीक है। तो आंसर हुआ C। आ जाओ 37 पे। 37 में क्या कह रहे हैं? ये रहा 37 आपका, और लिखा है एंड से आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे, या आर से स्टार्ट नहीं कर पाओगे। स्टार्टर दोनों हो ही नहीं सकते, P और Q से स्टार्ट नहीं होगा, हालांकि किसी में P और Q से स्टार्ट ही नहीं किया है। दो ही दिया है, R से और S से स्टार्टिंग दी है। तो R से देख लेते हैं, वी थिंक अबाउट पॉलिटिक्स हो सकता है। आगे लिखा है द इशूज रेज्ड बाय फेमिनिस्ट एंड मल्टीकल्चरिस्ट्स। तो द इशूज रेज्ड बाय फेमिनिस्ट, जो फेमिनिस्ट हैं उनसे, और मल्टीकल्चरिस्ट जो बहुसंस्कृतवादी हैं उन लोगों से। तो इशूज प्लूरल है, अब इसी के लिए आर लगा सकते हो, आर सर्टेनली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और एंड के बाद दूसरी बात आ जाएगी, ठीक। तो अब ये हमें क्या मिला कि हमें एस के बाद आर लगाना तय है, क्योंकि ये जो वर्ब लगी है आर किसके लिए? इन्हीं इशूज के लिए लगी हुई है। इशूज की वर्ब है आर, यानी एस के बाद हमें
अरे गलत लिख दिया, एस के बाद क्यू लगाना हमारे लिए ज़रूरी है हर हाल में। एस के साथ क्यू, इसको हम अलग नहीं कर सकते। अगर आपने एस को क्यू से अलग किया तो आपका सेंटेंस मर जाएगा। और यही एक है जिसमें इसमें एस क्यू है नहीं, इसमें एस क्यू है नहीं, इसमें एस क्यू है नहीं, यही एक ऑप्शन आपका डी वाला सही हो पाएगा। ठीक है, अब आ जाओ 38 में। और 38 क्या कह रहा है, चलिए ज़रा देखते हैं। 38 में कह रहा है कि बाय विच द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ प्लांट इज अल्टर्ड। बाय विच, ये तरीका दे दिया गया, तो यहाँ से हमें शुरू नहीं करना है। अब हम देखते हैं कि पेस्ट एंड इनहेंस इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू। आगे लिखा है परहैप्स टू मेक इट मोर रेजिस्टेंट टू लगा दिया यहाँ पे, तो टू के साथ ये पेस्ट लगा देंगे। और लिखा है जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज द साइंस। ओहो हो, तो ये दिया है डेफिनेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बारे में स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है। तो पहला सेंटेंस आपका किसी की कीमत पर एस होगा, और किसी में एस दिया नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो गया, सी के अलावा सी एस दो में है। अच्छा, एक ही में तो एस दिया हुआ है, तो बी के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं बनता। स्टार्टर आपको मिल गया, यहाँ पे जेनेटिक मॉडिफिकेशन की डेफिनेशन दी है, यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन है क्या, जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज द साइंस, आधा छूटा और आगे पूरा किया। बाय विच द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्लांट इज अल्टर्ड, तो प्लांट के जेनेटिक मटेरियल को अल्टर किया जाता है, चेंज किया जाता है, उसी को जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कौन हुआ, बी हुआ। एस का कॉम्प्लीमेंट पी, और एस पी हमें यहीं मिला है और किसी में नहीं मिला, आपका आंसर बी हुआ। अब आ जाओ 39 में, होले होले हम लोग खत्म करने के कगार पे आ गए हैं। 39 में क्या करा, अ मच वाइडर एरे, एरे मतलब होता है अखाड़ा, अ मच वाइडर एरे ऑफ पर्सपेक्टिव्स। अब आगे दिया है द एडिटर्स ऑफ द प्रेजेंट वर्क। ठीक, द एडिटर्स ऑफ द प्रेजेंट, ये एडिटर हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये वर्क हमारी वर्ब हो गई, यानी स्टार्टिंग हमें यहीं से लेनी है। ठीक, स्टार्टिंग कहाँ से लेनी है, क्यू से। अब यहाँ लिखा कि द हिस्ट्री ऑफ द सोशल रिफॉर्म फ्रॉम लगा है, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए, आर्गू द हीड टू अंडरस्टैंड। अब हमें स्टार्टिंग, कोई सब्जेक्ट नहीं बना, किसी में सब्जेक्ट वर्ब नहीं लगी है, किसी में सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, एक सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब लगी है, यानी कि क्यू से शुरू करना पड़ेगा। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, ये दोनों कटे, बचा क्यू एस और ये क्यू पी। तो क्यू के बाद एस लगा सकते हो या क्यू के बाद पी लगा सकते हो। अब बहस आई यहाँ पर, स्टार्टिंग क्यू से, द एडिटर्स ऑफ द प्रेजेंट वर्क। अब एडिटर्स ऑफ द प्रेजेंट वर्क के बाद आप क्या लगाओगे, एस या पी। तो लिखा है वर्क, आगे लिखा एडिटर्स ऑफ द प्रेजेंट वर्क आर्गू, जो प्रेजेंट वर्क के एडिटर्स हैं आर्गू, ये रही आपकी वर्ब, ये वर्ब नहीं है जी, प्रेजेंट वर्क, तो ये नाउन था। ठीक है, मैं थोड़ा सा शुरुआत में बताने में गड़बड़ कर दिया। द एडिटर्स ऑफ द प्रेजेंट वर्क, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये लगी है आपकी वर्ब। तो क्यू के बाद एस ही लगाना है आपको, क्यू लगा और उसके बाद एस लगा। स्टार्टिंग में किस में मिलेगा, इसमें मिलेगा क्यू एस, यहाँ क्यू पी लगा हुआ है। तो ये सब आपके गलत हो गए, आपका आंसर क्या हुआ, ए हो गया। ठीक है, अब आ जाओ 40 में, आपका क्वेश्चन नंबर 40। आओ देखो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 में देखो, शुरुआत हो रही है फॉर विच सी फॉर टिल द एंड। फॉर विच ये रिलेटिव प्रोनाउन लग गया, विच तो किसके लिए लगा होगा, राइट के लिए, यानी कि क्यू के बाद पी लगाना हमारा फिक्स हो गया। अब हमें देखना है कि ये जो क्यू वाला लगा है, इसके पहले लगा है एज आ, और यहाँ लिखा है एज आ लास्ट में दिया है एंड, यानी कि क्यू के पहले, इस क्यू के पहले क्या लगाना है, एस लगाना है, ये भी 100% श्योर है। तो एस क्यू पी पक्का हो गया, एस क्यू पी पक्का हो गया। देख लो किसमें एस क्यू पी मिल रहा है, इसमें एस क्यू पी मिल रहा नहीं, इसमें एस क्यू पी मिल रहा नहीं, इसमें एस क्यू पी मिल रहा नहीं, इसमें एस क्यू पी मिल रहा है, यस, यही आपका आंसर हो गया सी। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 41 पर। ठीक, अब आओ क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, किस टॉपिक से रिलेटेड है, ये है आपका साइनोनिम है, गलत बोल दिया, साइनोनिम है। तो साइनोनिम में हम लोग अभी एंटोनिम पहले ही कर चुके थे, साइनोनिम का क्वेश्चन करने चल रहे हैं। 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। रवि टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही हैड नो इंटेंशन टू मैलाइन हिम। मैलाइन का मतलब होता है दुष्ट कहते हैं, या अब यहाँ वर्ब की तरह लगा हुआ है। मैलाइन हानिकारक, नुकसानदायक या दुष्ट के लिए लगता है, लेकिन टू के बाद लगा है तो ये मैलाइन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानी जाएगी।
वर्ब की तरह यूज किया गया है, किसी को नुकसान पहुंचाना। और स्लैंडर यहाँ लगेगा नहीं, स्लैंडर प्रेज तारीफ करना, ग्रीट माने किसी का अभिवादन करना होगा ही नहीं, रिसीव करना। तो बिनाइन का मतलब क्या होता है? हार्मलेस। मेलाइन हार्मफुल होता है और बिनाइन का मतलब हार्मलेस होता है, तो मेलाइन का अपोजिट बिनाइन होगा। वर्ब के फॉर्म में अगर ये नुकसान पहुंचाना है तो ये नुकसान ना पहुंचाना होगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 42 में। वैक्स्ड दिया हुआ है, लेकिन पढ़ के देखो। शीला अपीयर टू बी वैक्स्ड। वैक्स्ड मतलब बहुत परेशान, घबराई हुई थी, शॉक्ड है। तो परेशान और घबराई हुई का साइनोनियम, अरे बच्चे ने अपोजिट लगा दिया, साइनोनियम लगाना है। तो वैक्स्ड का साइनोनियम क्या होगा? वैक्स्ड का साइनोनियम यहाँ क्लियर से तो कोई लेना देना नहीं है, काम होगा नहीं, एंटोनियम हो जाएगा। डिस्प्लीज्ड, दुखी है, ये हो सकता है, और अनकॉम्प्लिकेटेड होगा नहीं, तो आपका आंसर क्या हो सकता है? ये सी होगा। ठीक, वैक्स्ड का मतलब घबराया हुआ, ठीक है, और डिस्प्लीज्ड का मतलब दुखी, तो ये है दोनों रिलेटेड। अब आ जाओ 43 में। 43 में क्या कह रहे हैं? प्री कंसेप्शन। तो यहाँ कहा डू नॉट होल्ड एनी प्री कंसेप्शन अबाउट पीपुल। लोगों के बारे में आप प्री कंसेप्शन मत रखो, पूर्व धारणा, पहले से ही कुछ सोच के बैठे हो। तो नोशन का मतलब होता है हम पहले से कुछ सोच के बैठे हैं, धारणा होती है। एक्सपेरिमेंट, ग्रेट आइडिया, कंसीट, कंसीट का मतलब अहंकार होता है, घमंड होता है, इसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 42 में? नोशन। अब आ जाओ 43 के बाद 44 में। 44 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ऑल मॉर्टल एलिमेंट्स। मॉर्टल का मतलब क्या होता है? जिनका एंड होता है नश्वर। मॉर्टल का मतलब दैट विच एंड्स। तो जितने भी मॉर्टल एलिमेंट्स हैं वो क्या है? इम्पीमेंट, ठीक, तो इम्परमानेंट है। मॉर्टल इम्परमानेंट होगा मतलब उसका अंत होना है। तो टेम्पोरल का मतलब क्या हुआ? टेम्पोरल होता है वर्ल्डली, सांसारिक, जो सांसारिक है वो टेम्पोरल है। इमॉर्टल जो वो हो जाए, जो नश्वर नहीं है, जो अमर है, तो ये तो अपोजिट हो जाएगा। नेवर एंडिंग, जिसका कभी अंत नहीं होता, अपोजिट हो जाएगा। डिविनली का मतलब दैवीय, ईश्वरीय, इनका भी कभी अंत नहीं होता। तो आपका आंसर क्या मिला? ए मिला। टेम्पोरल मतलब सांसारिक, जो सांसारिक है वो एक दिन अंत उसका जरूर होता है। जो संसार में जन्म लिया है वो मरेगा जरूर हर हाल में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45 में। द इटिनरेरी ऑफ द ग्रुप्स विजिट टू द हिल्स वाज गिवन टू एवरी वन। इटिनरेरी का मतलब क्या होता है? आज जब आप कहीं टूर पे जाते हैं तो टूर का जो पूरा का पूरा प्लान होता है कि पहले कहाँ जाएंगे, यहाँ रुकेंगे, इस होटल में रुकेंगे, इतने बजे वहाँ से निकलेंगे, इतने बजे वहाँ पहुँचेंगे, वो पूरा प्लान होता है। तो इन्विटेशन तो ये है नहीं, इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो शेड्यूल होगा। तो जर्नी का शेड्यूल पूरा का पूरा होता है, वो ये हो गया। नेम्स का कोई लेना देना नहीं। साइनोनियम आपका क्या हुआ? सी हुआ। अब आ जाओ इधर, हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक, 6 नहीं 46 जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है कि द एफर्ट वाज टू हार्नेस द पावर ऑफ नेचर। हार्नेस का मतलब क्या होता है? नेचर की पावर को आप हार्नेस कर रहे हो। हार्नेस का मतलब जैसे घोड़े को हार्नेस किया जाता है तो क्या किया जाता है? घोड़े को हार्नेस करते हो तो उसके मुंह में कर्व लगा देते हो और एक लगाम लगा देते हो, जिससे घोड़े की पावर को आप कंट्रोल करते हो घोड़े की पीठ पे बैठ के। इसका मतलब क्या हुआ? आप अगर हार्नेस कर रहे हो, घोड़े को हार्नेस कर रहे हो तो उसको कंट्रोल कर रहे हो। इसका मतलब कि पावर ऑफ नेचर को आप कंट्रोल करना चाहते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से फिलहाल यही होना चाहिए कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, मेरे हिसाब से वही होगा। देखो आयोग क्या मानता है, वैसे वही होना चाहिए। द फिकल नेचर। फिकल नेचर का मतलब क्या? द फिकल नेचर ऑफ द ह्यूमंस इज एट टाइम्स द कॉज ऑफ ग्रेट इनोवेशन। तो फिकल का मतलब होता है जो अस्थिर होता है, अनस्टेबल माइंड का होता है। सुबह आपसे कहेंगे कि चलेंगे और शाम को कहेंगे यार नहीं चलेंगे, तुम चले जाओ। फिर 2 घंटे बाद अच्छा रुको हम भी आ रहे हैं। मतलब कुछ निर्णय एक निर्णय पे फिक्स ही नहीं रहता, उनका निर्णय बदलता रहता है, वैसिलेट करता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया वैसिलेटिंग। उनका निर्णय जो होता है वैसिलेट का। कंसिस्टेंट मतलब एक निर्णय पे पक्का, अपोजिट हो जाएगा स्ट्रांग पक्का। तो और विली का मतलब क्या होता है? चतुर, चालाक। तो यहाँ चतुर चालाक का कोई मतलब लेना देना नहीं है। आपका आंसर क्या होगा? वैसिलेटिंग। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 48 पर। केवल 2 क्वेश्चन बचे रह गए हैं और ये रहा कि द फ्लड सिचुएशन ड्यूरिंग द मानसून दिस ईयर वाज कैलेमिटस। तो कैलेमिटी क्या होती है? एक है कैलेमिटी, मैंने डिजास्टर वगैरह पे एक वीडियो बनाया। कैलेमिटी का मतलब क्या होता है? बहुत ही विनाशकारी, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है।
तो कैलेमिटी का एक साइनोनियम होता है कैटेस्ट्रॉफी, तो कैलेमिटस का क्या हो जाएगा साइनोनियम कैटेस्ट्रॉफिक हो जाएगा, क्योंकि ये भी विनाशकारी होता है। कैलेमिटस और कैटेस्ट्रॉफिक दोनों विनाशकारी हैं। अबंडेंस, एनकरेजिंग और वेलकम इसका कोई लेना देना नहीं। आप आ जाओ किसमें, बी आपका सही आंसर होगा। और ये रहा आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 49। He was appointed as the honorary member of the team। honorary का मतलब जो काम करता है और वेतन नहीं लेता है, अवैतनिक होता है, ठीक। विदाउट सैलरी जो काम करता है उसको कहते हैं, तो कौन होगा ये, अनपेड होगा, ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 50। क्या कह रहे हैं कि द चर्च डिसाइडेड टू एक्सकम्युनिकेट हिम फॉर हिज एक्शन। एक्सकम्युनिकेट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को उसकी किसी गलती की वजह से निकाल देना, तो हो गया निष्कासन, ठीक है। उसको मतलब क्या कहते हैं, हुक्का पानी बंद कर देना, किसी का बिरादरी के बाहर कर देना, ऑस्ट्रेसाइज कर देना, एक्सकम्युनिकेट करना, उसी को कहते हैं। तो क्या होगा, एडमिट तो होगा नहीं, रिवार्ड तो होगा नहीं, प्रमोट तो होगा नहीं, एक्सपेल होगा जब किसी को आप बिरादरी के बाहर निकाल देते हो, समुदाय के बाहर निकाल देते हो। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस किसके, एनडीए के, जो आज आपने देके आए हैं, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चंस का सलूशन था मेरे हिसाब से। आई हैव ट्राइड टू कीप इट 100% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। और आई थिंक, आई बिलीव कि मेरे सारे आंसर सही हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया क्यों सही है, क्यों उसके पीछे की लॉजिक क्या है, ठीक है। और उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छा पेपर किया होगा और 50 में आप लोगों के मैक्सिमम स्कोर किए होंगे। और आप लोगों के रिजल्ट के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। और एग्ज़ाम के पहले मैंने आप लोगों को वेल विशेस दी थी, आप अपना आंसर मिला लीजिएगा और बताइएगा कि ये डिस्कशन आप लोगों को कैसा लगेगा, कैसा लगा। रिलेटेड वीडियोस मैंने इसके साथ लिंक कर दिए हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में किसी और सीरियस के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।